वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, साथ ही साथ झारखंड में अपकमिंग जेट के लिए और बिहार में अपकमिंग बैट के लिए। बिहार में अपकमिंग बैट और झारखंड में अपकमिंग जेट के लिए ये क्लासेस समान रूप से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा तीनों का सिलेबस सेम होता है। यूजीसी नेट का सिलेबस जो है पेपर 1 का, वही सेम सिलेबस है जेट का और बैट के पेपर 1 का। तो एक ही क्लासेस से हम लोग तीनों जगह बेनिफिट उठा सकते हैं। और आपको पता होगा फरवरी में जेट और बैट दोनों का नोटिफिकेशन लगभग आने ही है। तो चलिए क्लासेस में इंटर करते हैं। और हम लोग अभी यूनिट 9 पढ़ रहे हैं। यूनिट 9 हमारा क्या, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, लोग विकास और पर्यावरण। और लोग विकास और पर्यावरण चैप्टर से जुड़ा हुआ हम लोग PYQ को सॉल्व करेंगे विथ शॉर्ट नोट्स भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होगा और शॉर्ट नोट्स भी आपको डिटेल्स डिस्कशन यहाँ पर कराया जाएगा। और ये जो PYQs होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे 2024 के एग्जाम्स में जब आप जाएंगे ना, आपको यहाँ से प्रश्न बनेंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड MCQs है, ये रिपीटेड हैं। डिटेल डिस्कशन के साथ हम लोग करेंगे, विथ शॉर्ट नोट्स भी आपके लिए रहेगा। तो चलिए क्लासेस में इंटर करते हैं और MCQs को सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आप सभी के लिए आपका एसिड रेन, अम्ल वर्षा से जुड़ा हुआ है। अम्ल वर्षा तथा अम्ल जमाव संबंधी समस्याओं में कमी लाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है ना। अम्ल वर्षा या अम्ल जमाव जो होता है हमारा पर्यावरण में, इससे छुटकारा पाने के लिए, इसमें कमी लाने के लिए कौन सी तकनीक सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अम्लीय झीलों में चूना डालना, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाना, अम्ल रोधी फसलें उगाने को बढ़ावा देना, या फिर धूम्र चिमनी की ऊंचाई बढ़ा देना। तो सर्वाधिक अगर उपयुक्त की बात करें तो वो आपका होगा जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाना। जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाना। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल्स में इसका सॉल्यूशन के पीछे रीजन्स को समझते हैं। चलिए ये है आपका डिटेल्स जहाँ पे आप समझ सकते हैं, और ये अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करें। अम्ल वर्षा तथा अम्ल जमाव जो समस्या है ना, इसमें कमी लाने के लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाना सबसे उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि मानव जनित स्रोतों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन की ऑक्साइड NO2 वायुमंडल में पहुंचकर क्या बनाता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। H2SO4 क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस ऑक्साइड तथा नाइट्रिक अम्ल का भी निर्माण करते हैं। और जब यह वर्षा के जल के साथ नीचे गिरता है तो धरातल पर यह हमें क्या करता है, अम्ल वर्षा में परिणत हो जाता है। तो क्या लग रहा है आपको कि इसके लिए हमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना होगा, क्योंकि इनसे जो निकलता है ना SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ना NO2 जो निकलता है, वही हमारा मुख्य कारक है सल्फ्यूरिक एसिड पैदा करने का। तो सल्फ्यूरिक एसिड पैदा करने का मुख्य कारण क्या है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड और NO2, जो कहाँ से उत्पन्न होता है, जीवाश्म ईंधन से। तो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड कम उत्पन्न होगा, और इसके चलते वातावरण में H2SO4 का निर्माण भी कम होगा, इसलिए अम्ल वर्षा कम होगा। दूसरा, प्राकृतिक विपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता। ये सभी प्राकृतिक विपदाएं यहाँ पर 4 दी गई है, लेकिन किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता। सूखा, भूकंप, भूस्खलन या प्रभंजन, है ना, ड्राउट्स, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स और हरिकेन्स, किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता। तो देखा जाए तो देखिए भूकंप का होता है ना, आपका भूकंप का निश्चित प्रारंभ होता है, फिर अंत भी हो जाता है। लैंडस्लाइडिंग का भी होता है, हरिकेन का भी कुछ अवधि के लिए वो आता है। लेकिन ड्राउट, सूखा जो है ना, इसका निश्चित प्रारंभ हम लोग नहीं मान सकते कि आज से सूखा स्टार्ट हो गया। ये एक कह सकते हैं काफ़ी दिनों तक जब बारिश नहीं होता तो एक क्षेत्र सूखा घोषित कर दिया जाता है, सुखाड़ घोषित कर दिया जाता है। तो ये निश्चित प्रारंभ
हम लोग सूखा में नहीं मानेंगे। तो ए नंबर होगा, जिसका निश्चित प्रारंभ होना तो नहीं होता है, वो आपका ए नंबर सूखा हो गया। अगला है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जिसे न्यूनतम लागत से विकसित किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा के ये सभी स्रोत दिए गए यहाँ पर, विंड मिल्स है ना, टाइडल पावर, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास पावर। तो कौन जो है ना न्यूनतम लागत से विकसित किया जा सकता है, कम खर्च पे? देखा जाए तो सबसे कम खर्च पर यहाँ पर क्या होगा, बायोमास। आपको पता होगा बायोमास के उत्पादन के लिए बहुत हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, या जो जंगल है, वनस्पति है, उसके अवशेष या हमारा जो अपशिष्ट है ना, चाहे वो जंतु से उत्पन्न हो या घरों में जो कचरे हैं, उनसे बायोमास पावर एनर्जी उत्पन्न किया जाता है। यानी ये इसके लिए लागत ना मात्र के बराबर है। जो थोड़ा बहुत आपका जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है बहुत ही हाई लेवल का नहीं होता है, उसमें थोड़ा बहुत कॉस्ट लगता है। बाद बाकी जो आपका कह सकते हैं कि जो चीज़ें लगाई जाती है उसमें कुछ भी यहाँ पर नहीं खरीदना है आपको, और वो सभी वेस्टेज है और उसका यहाँ पे सदुपयोग होता है। सबसे कम लागत में अगर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत मानेंगे तो वो आपका बायोमास होगा, डी नंबर। देखिए इसको डिटेल में समझ लें, इसका शॉर्ट नोट्स आपके लिए। जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः या सतत रूप से किया जा सकता है तो ऐसे स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। यानी वैसे ऊर्जा स्रोत जिनसे हम बार बार या लगातार एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं उसे ही नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। इसमें कौन कौन आता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, एटीसी। लेकिन यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में न्यूनतम लागत की बात है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, बायोमास पावर, क्योंकि जैविक उत्पाद जैसे कृषि, प्राकृतिक वनस्पति और शहरी कूड़े कचरे और अपशिष्ट पदार्थों से हम लोग बायोमास पावर एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन बायोमास वाला सही रहेगा आपका। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पेय जलापूर्ति और स्वच्छता दशक। अंतर्राष्ट्रीय पेय जलापूर्ति और स्वच्छता दशक निम्नलिखित में से किस कालावधि में मनाया गया? किस कालावधि में ये मनाया गया था, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। 1991 से 2000, 1981 से 90, 1971 से 80 या फिर 1965 से 75। चलिए इसके शॉर्ट नोट्स को ही आप लोग देख लीजिए। यहाँ से आप क्या है सीधे आपको याद कर लेना है, ठीक है। कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पेय जलापूर्ति स्वच्छता दशक 1981 से 90 के बीच कौन मनाया था? यूएनओ, है ना। किसने मनाया था? यूएनओ। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1981 से 90। 1981 से 90 आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो सीधे बी नंबर पे आएंगे, ठीक है। बी नंबर, ये यूएनओ के द्वारा 1981 से 90 को अंतर्राष्ट्रीय पेय जलापूर्ति और स्वच्छता दशक के रूप में मनाया गया था। आगे है भूकंप को बड़ा होने की संज्ञा दी जाती है कि भूकंप बड़ा है। जब भूकंप आता है ना तो रिक्टर स्केल पर उसका माप होता है। कहाँ पर होता है? रिक्टर स्केल पर उसका माप होता है। तो यानी पूछा जा रहा है कितने तीव्रता के भूकंप को हम लोग बड़ा मानेंगे, है ना। कितने तीव्रता के भूकंप को हम लोग बड़ा मानेंगे, यहाँ यही प्रश्न का कहना है। प्रश्न का संदर्भ यही है कि भूकंप को बड़ा होने की संज्ञा दी जाती है यदि रिक्टर पैमाने पर इसका प्रभाव निम्न क्षेत्र में होता है। यानी इसका मान कितना होता है रिक्टर स्केल पे? 4 से 4.9 या फिर 5 to 5.9, 6 to 6.9 या 7 to 7.9। तो राइट आंसर होगा आपका 7 to 7.9। इस अगर रिक्टर स्केल पर 7 से प्लस अगर आता है तो उसको बड़ा भूकंप मानेंगे, है ना। बहुत कह सकते खतरनाक उसको मान सकते हैं। और अगर 8 से भी ज़्यादा हो गया तब तो समझे कि वो बहुत बड़े पैमाने पर आपको हानि पहुंचाएगा, जो काफ़ी दिनों के बाद आप उसको फिर मैनेज कर सकते हैं उतनी बड़ी कह सकते हैं घटना को। रिक्टर स्केल पर मापी जाने वाली मैग्नीट्यूड में व्यक्त की जाने वाली भूगर्भ से विमुक्त ऊर्जा ही भूकंप की तीव्रता है। 1935 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चार्ल्स रिक्टर और वेनो गुटेनबर्ग के द्वारा रिक्टर स्केल को बनाया गया था। यहाँ पर एक चीज सवाल आपसे आ सकता है, रिक्टर स्केल का निर्माण किसने किया या इसका आविष्कार किसने किया? तो चार्ल्स रिक्टर ने। कहाँ के थे वो? अमेरिका के थे। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट थे। और इसके साथ
और गुटेनबर्ग भी शामिल थे। चार्ल्स रिक्टर के साथ कौन थे? गुटेनबर्ग। इन दोनों ने मिलकर रिक्टर स्केल बनाया। इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो 7 से 7.9 के बीच अगर आपका माप है तो ये बड़ा होने का अंदेशा है, और अगर 8 से 8.9 के बीच है तो ये वृहद होने की संज्ञा इसको दी जाती है। वृहद मतलब कह सकते हैं बहुत डेंजरस, वेरी डेंजरस ये हो जाएगा। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की जैव निगरानी के लिए उपयुक्त पादप है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण जो कि कह सकते हैं बड़ा प्रदूषक कारक है ये सल्फर डाइऑक्साइड। जैव निगरानी के लिए उपयुक्त पादप यानी इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ पौधे होते हैं जिसको लगाने से आपका वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी होगी। तो कौन सा पौधों का वर्ग है जो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में प्राकृतिक रूप से कमी करती है? तो देवदार, काई, सेवाक, टमाटर या पत्तेदार सब्जी, तंबाकू, अंगूर, बाग सेम या एप्रिकॉट यानी अखरोट, आड़ू और आपका क्या है ग्लेडियोलस। तो ये इसका सबसे सटीक आंसर है आपका ए नंबर का श्वेत देवदार, काई और सेवाक। ये ऐसे है ना, ये नेचुरल तरीके से वायुमंडल से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं अगर ये पौधे लगेंगे तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 प्रदूषण की जैव निगरानी के लिए सबसे उपयुक्त पादप क्या क्या होता है? श्वेत देवदार, काई तथा सेवाल। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पादप भी इस प्रदूषक को कम करने में सक्षम होते हैं, जैसे अल्फाल्फा, शीशम, कपास, सीरा, सोयाबीन और मिर्च। ये भी कम करते हैं, लेकिन सब यहाँ पे ऑप्शन में आपका ये सबसे सटीक हो जाएगा। आपका ये जो वर्ग है आपका श्वेत देवदार, काई तथा सेवाल वाला वर्ग, ऑप्शन ए। अन्य में इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में जल की अधिकतम खपत होती है? किस उद्योग में सबसे ज़्यादा जल का खपत होता है? इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, थर्मल पावर प्लांट, पेपर एंड पल्प। यानी इंजीनियरिंग, वस्त्र, ताप विद्युत संयंत्र और कागज और लुगदी। तो सबसे ज़्यादा जो जल का खपत होता है वो आपका होता है थर्मल पावर प्लांट में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। थर्मल पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा जल का खपत होता है। इसका अगर रेशियो देखा जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना जल का खपत किस में होता है। इंजीनियरिंग उद्योग में 5.05% है। इसके बाद थर्मल पावर प्लांट ताप विद्युत संयंत्र में 87.87% है। कागज और लुगदी में मात्र 2.26 है और वस्त्र उद्योग में 2.07 है। सबसे ज़्यादा कहाँ हो गया जल का खपत? बी नंबर, ताप विद्युत संयंत्र में। आगे बढ़ते हैं। सूर्य से उद्गत ऊर्जा का कितना प्रतिशत अंतरिक्ष पुनः विकृत होता है? अंतरिक्ष में पुनः विकृत हो जाता है। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका कितना प्रतिशत अंतरिक्ष में पुनः विकृत हो जाता है? 15%, 25%, 30% या फिर 50%। तो आपका हो जाएगा 30%। 30% एनर्जी जो है ना वो पुनः विकृत हो जाता है अंतरिक्ष में, है ना। तो इसके शॉर्ट नोट्स में समझने का प्रयास करते हैं क्या है ये मैटर। तो देखिए, सूर्य द्वारा पृथ्वी को प्राप्त जो सूर्यताप तथा पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण के रूप में विकृत किए जाने वाले सूर्यताप के लेखे जोखे को पृथ्वी का उष्मा बजट कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, ये पृथ्वी का उष्मा बजट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप पूछा गया है कि सूर्य द्वारा पृथ्वी को जितना सूर्यताप प्राप्त होता है और पृथ्वी उसमें जो विकृत कर देती है, तो इनका जो लेखा जोखा है ना यही पृथ्वी का उष्मा बजट कहते हैं। क्वेश्चन में समझिए पृथ्वी का उष्मा बजट ही पूछा गया है। सूर्यताप की 100 इकाइयों को अगर लेंगे तो 100 इकाइयों में से 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। यानी 35 इकाइयाँ अंतरिक्ष में पहले ही परावर्तित हो जाती है, जबकि शेष 65 इकाइयों को वायुमंडल द्वारा अवशोषित किया जाता है। यानी दोनों का अगर कह सकते हैं माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30। तो 30% जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 - 35 इसी का लेखा जोखा हमारा कहा रहा था पृथ्वी का उष्मा बजट। तो 30%, 30% किस में था? ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। अगला है केंद्रीय वानिकी आयोग। केंद्रीय वानिकी आयोग यानी CFC के अनुसार हमारे देश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो CFC क्या होता है? सेंट्रल फॉरेस्ट्री कमीशन। CFC क्या हुआ? सेंट्रल फॉरेस्ट्री कमीशन। इसके अनुसार कितने प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं?
15, 28, 20 या 16? तो 16 प्रकार के। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। 16 प्रकार के यहाँ पर वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट टू इन। ताज़ा पानी की सर्वाधिक मात्रा विद्यमान होती है। ताज़ा पानी का सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ विद्यमान होता है? लेक्स झील में, रिवर्स नदियों में, ग्लेशियर्स में, या फिर पोलर आइस में, ध्रुवीय बर्फ में। तो ताज़े पानी की सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो आपका पोलर आइस में है, ध्रुवीय बर्फ में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज के क्लासेस से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो UGC नेट के एग्जाम्स में आए हुए थे। इन सभी को हमने डिटेल्स के साथ सॉल्व किया और ये क्लासेस एज वेल एज इम्पोर्टेंट है झारखंड में अपकमिंग जेट के लिए, और बिहार में अपकमिंग बैट के लिए। हमने क्लासेस पहले ही स्टार्ट कर दिए हैं। आप क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही क्लासेस को ज्वाइन करें। क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन क्लिक कर लेना है, और एवरी डे आप 8 PM को आपको क्लासेस मिल जाएगी। क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क है। चैनल हमारा है एग्जाम फाइटर नंबर 1, वहाँ पे आपको डेली 8 PM को क्लासेस मिल जाएगी। आफ्टर 30 मिनट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर इसकी PDF नोट्स भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा। और क्लासेस देखने के लिए आप डेली 8 PM को आप क्लासेस देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अपलोड हो जाती है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।